उस टाइम पे 1981 के टाइम पे प्रेसिडेंट के ऊपर मैंडेटरी नहीं था कि वो जजेस से, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनसे कंसल्ट करें क्या ये एनजेएसी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एनजेएसी को बेटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाला ये 4 जजेस केस था। कोई भी कानून है जो आपकी लिबर्टी को हैम्पर कर रहा है या उसके ऊपर रोक लगा रहा है, तो जरूरी नहीं है हर कोई कानून ऐसा जो बनाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लॉ सबके ऊपर बराबरी से लागू होगा। उसी के साथ ही साथ बेटा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो। Hello everybody and welcome back to the Nexus 3.0 batch. I am your law mentor Isra Khan and I heartily welcome all of you to this amazing session wherein in today's class we are going to cover part 1 of the most important constitutions landmark case laws। और इनके अंदर हम कुछ बहुत ही बड़े बड़े केस लॉज जिनको हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए क्लैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार ऐसे पैसेजेस होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाएं जहाँ पे इस केस लॉ का रेफरेंस हो, पता चला आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी केस लॉ विद अ वेरी वेरी ईजी लैंग्वेज। बहुत ही ईजिली हम समझेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे अपने दिमाग में। ऑल्सो दिस इज पार्ट 1। इसका एक और लेक्चर आएगा जहाँ पे कुछ और केसेस हम देखेंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। आई विल मेक श्योर कि उसमें जो रीसेंट लैंडमार्क केसेस है उनको भी हम इंक्लूड कर लें। अभी हम हिस्टोरिकल लैंडमार्क केसेस देखने वाले हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज को आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर ही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आप होल्ड करके रखे। सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्ट्रिन which is evolved by the Supreme Court, by which Supreme Court holds on to all those provisions which make the Constitution so important. It holds on the important provisions of the Constitution so that the essence of the Constitution is not violated. इसी को कहा जाता है the basic structure of the Constitution which makes the Constitution what is the value of the Constitution which we uphold today. तो वो सभी प्रोविजंस जैसे कि फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, द जुडिशियल रिव्यू, ये सबको बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से निकल के आता है? ये इवॉल्व हुआ कई सारे केसेस से, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसेस से फाइनली केशवानंद भारती केस पे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को ले डाउन किया। इनमें से सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद का केस। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उसके 1 साल के अंदर ही ये केस आ गया जहाँ पे सवाल ये उठाया गया, क्या कभी संविधान को अमेंड किया जा सकता है? क्या कभी संविधान को अमेंड किया जा सकता है? और अगर संविधान को अमेंड किया जा रहा है, मान के चलिए संविधान को अमेंड किया जा रहा है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो बेटा सबसे पहले शंकरी प्रसाद का केस जब 1951 में आया तो यहाँ पे कहा कि हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और अगर कोई भी संशोधन, कोई भी अमेंडमेंट संविधान में हो रहा है तो उसका कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इन दी पेड बैचेस, आपको आई एम वेरी श्योर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली जो राइजर्स में है वो जान रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू मी, तो जुडिशियल रिव्यू जब जुडिशरी पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज को चेक करती है, क्या ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव तो नहीं है, और अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो शंकरी प्रसाद के केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। अमेंडमेंट क्या होता है? जब चेंजेस करते हो आप। तो आई एम वेरी श्योर प्रखर सर ने आपको बताया होगा व्हाट इज अमेंडमेंट। तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, और आर्टिकल 13 की जब भी हम बात करते हैं उसमें हम जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नहीं हो सकता, यानी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। शंकरी प्रसाद में ये से जाने होगा। फिर अगेन बेटा
इसी चीज को उठाया गया। और इस बार केस था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। टू ऑल दोस क्लास स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको केस के नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एवोल्यूशन देखने की जरूरत है कि कहां से कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। तो जब हम सज्जन सिंह के केस की बात करते हैं, अगेन सेम क्वेश्चन था, क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सकती है? तो सज्जन सिंह के केस में अगेन यही चीज कही गई कि पार्लियामेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है और आर्टिकल 13 के अंदर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। सेम चीज सज्जन सिंह के केस में कही गई, ऊपर और नीचे के केसेस में। तो सज्जन सिंह का केस 64 का था, 51, यानी कि इस टाइम पीरियड में भी सेम पोजीशन थी, पार्लियामेंट चाहे तो उथल पुथल कर सकती है और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब देखिए, एक केस आता है गोलकनाथ का केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब क्या हुआ? अब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, इसका मतलब पार्लियामेंट सबऑर्डिनेट हो गई, जुडिशरी सुप्रीम हो गई, क्योंकि जुडिशरी मना कर रही है पार्लियामेंट को कि आप फंडामेंटल राइट्स को टच मत करिएगा। कहा अगर हम लोग आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में बात करेंगे तो उसमें लॉ वर्ड जो है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो उसको भी तो कोर्ट में चैलेंज कर पाओगे। तो गोलकनाथ का जो बेटा केस था, जहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ स्टैंड, थोड़ा क्या बहुत चेंज हो गया, कि पहली बात तो ये कह दी कि फंडामेंटल राइट को टच मत करिएगा, पार्लियामेंट से मना किया, और उसके बाद कहा कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी अमेंडमेंट कर रही है ना, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर हम लाएंगे और जुडिशरी इसको चेक करेगी कि आप पीपल्स की राइट के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें गोलकनाथ के केस में चेंज हुई, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में क्लियर कट गोलकनाथ के केस को चेंज करके अपना ओपिनियन दिया सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच थी। इस केस में कहा गया कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट करके ही लाया गया है। कहा अमेंड करिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का बेसिक फीचर ये है कि वो लोगों को राइट दे रही है, लोगों की डिग्निटी को अपहोल्ड कर रही है, लोगों को फ्रीडम देती है। आप कभी भी जो फंडामेंटल राइट्स का एसेंस है ना, उसको कभी भी अमेंड नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करो। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि फंडामेंटल राइट्स क्या प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, यू कैन नॉट चेंज दैट। बाकी फंडामेंटल राइट्स को बेटर करने के लिए आप जो अमेंडमेंट करना चाहो आप कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को डिग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर। यही चीज केशवानंद भारती केस में ले डाउन करी गई। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके नोट्स में जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें आप उसको रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए इस बीच। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कह दिया कि आपको जो अमेंडमेंट करना है करो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच मत करना। अब आप सब लोग जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की तरह ही कुछ और भी पॉलिसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, which are known as DPSPs, that is the Directive Principles of State Policy। ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो पॉलिसीज हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बताती हैं कि आपको किस तरह से एक्ट अपॉन करना है, आपको कैसी स्कीम्स लेके आनी है, आपको किस तरह से लोगों का वेलफेयर करना है। तो एक टसल रहती है फंडामेंटल राइट्स क्यों जस्टिसेबल है, यानी कि इनको चैलेंज करा जा सकता है कोर्ट में, लेकिन DPSP का अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। इसको कहा गया था मिनर्वा मिल्स के केस में। हमेशा ये कहा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, ये बात ठीक नहीं है। आप कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं कह सकते, उन दोनों ही के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, इसको एम्फसाइज किया जाए। बाकी इसमें अमेंडमेंट के बारे में भी बहुत सारी बातें करी थी मिनर्वा मिल्स के केस में, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट स्टूडेंट्स, DPSP फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए।
फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के ऊपर नहीं, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कभी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। आगे आइए। अब आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कोलिजियम सिस्टम के बारे में। द कोलिजियम इज द सिस्टम, द मैकेनिज्म बाय विच द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। ठीक है, अगेन जिस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन हुआ उसी तरीके से कोलिजियम सिस्टम का भी एवोल्यूशन हुआ। कोलिजियम कोई सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से ही इवॉल्व हुआ। पहले अपॉइंटमेंट कैसे होता था, अलग सिस्टम था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो प्रेसिडेंट किस तरह से अपॉइंट करेगा, किससे कंसल्ट लेगा, ये सारी चीजें इवॉल्व हुई और एवोल्यूशन होते 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 अब कोलिजियम फॉर्म हो गया है। तो पहला केस एसपी गुप्ता का था, जहां पे ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 124 में जजेस के अपॉइंटमेंट्स के बारे में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के। तो बेटा ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं होगा, यानी कि उस टाइम पे 1981 के टाइम पे प्रेसिडेंट के ऊपर मैंडेटरी नहीं था कि वो जजेस से, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करे। तो इसीलिए इस केस में कहा गया कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस। ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है कि इनको कंसल्ट करना ही करना है। ठीक, उसके बाद ये सेकंड जजेस केस इवॉल्व होता है। यहाँ पे बेटा शुरुआत हो गई थी कोलिजियम सिस्टम की, यानी कि अब कंसल्ट करना प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी होने लगा। कंसल्टेशन किससे करेगा, कोलिजियम से करेगा। कोलिजियम क्या है, 1+2, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसे कि इस टाइम पे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उनके साथ जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रेसिडेंट उनसे कंसल्ट करेगा कि किसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएं। इसी को कहा जाता है कोलिजियम। तो ये सेकंड जजेस केस में कोलिजियम छोटा था, अब कोलिजियम बड़ा हो गया है। कैसे हुआ ये देखिए। तो सेकंड जजेस केस इसको कहा जाता है बेटा फर्स्ट जजेस केस, इसको कहा जाता है सेकंड जजेस केस। तो फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि प्रेसिडेंट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। सेकंड जजेस में कहा गया कि हाँ, प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके सहित 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेगा जब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा। उसके बाद देखिए थर्ड जजेस केस आया। थर्ड जजेस केस में कहा गया कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, यानी कि टोटल कोलिजियम में 5 मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर बॉडी होगी। ठीक है, कोलिजियम में कितने लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बड़ा हो गया कोलिजियम, अभी तक के 2 थे अब 4 हो गए, तो टोटल 5 हो गए कोलिजियम में। यानी कि आप प्रेसिडेंट को किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को मान के चलो हमें अपॉइंट करना है, हम क्वालिफाइड हैं टू बी द सुप्रीम कोर्ट जज और हमें इनको अपॉइंट करना है एज द सुप्रीम कोर्ट जज। तो प्रेसिडेंट जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी डीवाई चंद्रचूड़ जी से पूछेंगी, उसके साथ ही साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनसे कंसल्ट, सीनियर मोस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, एज के अकॉर्डिंग सीनियर मोस्ट, तो उनसे कंसल्ट करेंगे कि या इसरा को हम अपॉइंट कर सकते हैं, क्या इसरा जी को आज सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किया जा सकता है या नहीं। सिंपल कोलिजियम का यही मतलब होता है। उसके बाद बेटा देखो लास्ट केस ये था कि इस केस के बीच में, यानी कि कोलिजियम, ये थर्ड जजेस और फोर्थ जजेस केस के बीच में एक सिस्टम आता है, एक टाइम पीरियड एक्चुअली आता है जहां पे एक कमीशन का गठन किया गया, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, दैट इज NJAC। अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई कि ये कोलिजियम सिस्टम को हम हटाते हैं, कोलिजियम सिस्टम में जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं और बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए हम एक NJAC को बनाते हैं, सरकार के द्वारा बनाई गई बॉडी थी। ठीक है, तो NJAC की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बेटा फोर्थ जजेस केस में चैलेंज किया गया, क्या ये NJAC कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो NJAC को बेटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाला ये फोर्थ जजेस केस था, जिसमें कहा गया ये सरकार ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो कोलिजियम सिस्टम है वो बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो दिस वाज द फोर्थ जजेस केस। इस तरीके से कोलिजियम आज को स्थापित है हमारे संविधान में। कोई वर्ड नहीं है बेटा कोलिजियम कोई वर्ड नहीं है, बट इस तरह से ये स्थापित है। अब बेटा आर्टिकल 21 पे देखिए,
आर्टिकल 21 के कुछ लैंडमार्क केसेस, जैसा कि हम सब जानते हैं AK गोपालन का केस, बेटा यहाँ से शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा बेटा आर्टिकल 21 में जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाई, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दी गई है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ का मतलब ये होता है कि जो कोई भी लॉ है, जो कोई भी लॉ बनाया गया है हमारी कंट्री में, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ पास किए हैं, उसके अकॉर्डिंग रहते हुए, उसके मद्देनजर रहते हुए ही हमारी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हमारे पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। नाउ दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी बिग फॉर यू, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है आपके लिए, तो इतना ज़्यादा डीप में आप मत जाओ, बट आपको ये याद मैं दिला दूं कि आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी कानून है जो आपकी लिबर्टी को हैम्पर कर रहा है या उसके ऊपर रोक लगा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई कानून ऐसा जो बनाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। इसको चेक किया जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको पासपोर्ट वाला इंसिडेंट बताया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके पासपोर्ट को पासपोर्ट अथॉरिटी क्या करती है, इसको रख लेती है। क्या कर लेती है, डिटेन कर लेती है पासपोर्ट को। मेनका गांधी जी इसको चैलेंज करती हैं, कहती हैं कि कानून बनाया, आप कह रहे हो पासपोर्ट एक्ट के अंदर मेरा पासपोर्ट आपने जब्त कर लिया है। तो कहा कि आप कह रहे हो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, पासपोर्ट एक्ट लॉ है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है, लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है उसके ऊपर राइट टू लाइफ, आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इसके ऊपर नहीं है, आपकी इसके अंदर ही है, इसके नीचे रह के आप पर्सनल लिबर्टी की बात करिए। तो कहा कि जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल आप नहीं कह सकते हैं। और मेरा अब्रॉड जाने का राइट जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आना चाहिए, और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया बेटा कि द लॉ एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, इट शुड बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि लोगों के लिए बेहतराई के लिए होना चाहिए, ऐसा आर्बिट्री लॉ नहीं होना चाहिए। AK गोपालन के केस में एक तरह से कह रहे थे कि आर्बिट्री लॉ हम लागू करेंगे, नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए उसके बाद देखिए राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड बेटा आर्टिकल 21 के अंदर आता है, लैंडमार्क केस ओल्गा तेलिस का है। उसके बाद हम सब जानते हैं बेटा सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, और उसके लिए बेटा गाइडलाइंस इशू करी गई विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, द गाइडलाइंस रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, और इसी के लिए बेटा एक कानून भी बनाया गया 2013 में, ये विशाखा का केस था। उसके बाद देखिए बेटा आपका शायरा बानो का केस था जिसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और अब ये पनिशेबल हो गया है बेटा, ट्रिपल तलाक अब पनिशेबल ऑफेंस है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, राइट। उसके बाद आगे आइए ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, 1976 इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी लागू करी थी इंदिरा गांधी ने, जो 1975 में ये 1977 तक की लागू थी, है ना। तो ADM जबलपुर में जो मेन इशू था वो ये था, क्या यहाँ पे हर पर्सन की राइट, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट मूव करने की अपनी राइट टू पर्सनल लिबर्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए हम जा सकते हैं कोर्ट की मेरा राइट वायोलेट किया है, तो क्या ये सस्पेंडेड रहेगा इमरजेंसी के टाइम पे। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा जी हाँ, आर्टिकल 21 के अंदर अगर आप मूव कर रहे हो तो ये आपका सस्पेंडेड रहेगा इमरजेंसी के टाइम पे भी। कोर्ट ने इस चीज का जवाब एफर्मेटिव में दिया, लेकिन KS पुट्टास्वामी के केस में इस पॉइंट को कहीं ना कहीं ओवररूल किया गया है। बट वी ऑल नो कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाती हैं, बट कुछ राइट सस्पेंड नहीं होती। कौन सी, 20 और 21। आर्टिकल 20 अरेस्ट कन्विक्शन जब आपका हो रहा है, जिसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है, डबल जियोपार्डी होता है, रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन होता है, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके लिए आप कोर्ट भी मूव कर सकते हो। ADM जबलपुर का बहुत फेमस केस था, याद रखिएगा बेटा, इमरजेंसी के टाइम पे। उसके बाद देखिए आपका लक्ष्मा देवी का केस 1985 का था बेटा। इसमें कहा कि पब्लिकली जो आप लोगों को हैंग करते हैं, पनिशमेंट जब आपको कैपिटल पनिशमेंट देते हैं
और उनको फांसी की सजा जब पब्लिकली देते हैं तो ये आर्टिकल 21 के वॉयलेटिव हो जाता है। और केस पुट्टस्वामी का 2017 का केस प्राइवेसी को जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड करता है, दैट वी ऑल रिमेंबर वेरी नाइसली। उसके बाद आगे आइए ट्रांसजेंडर्स के लिए। बेटा ट्रांसजेंडर्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें LGBTQIA+, इस कम्युनिटी की जब भी हम बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर बेटा नालसा का केस था जिसमें सबसे पहली बार जो भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको माना गया एज द थर्ड जेंडर और कहा कि एडमिशंस के मामलों में, गवर्नमेंट जॉब्स के मामलों में उनको हम स्टेटस देंगे। कैसा स्टेटस? रिजर्वेशन उनको हम प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी दबे हुए हैं, उनको हमें अपलिफ्ट करना है, तो उनको ओबीसीज के अंदर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस था बेटा। ठीक है, आगे आ जाइए। उसके बाद देखिए आर्टिकल 14, ये केस है। आर्टिकल 14 में मैं हर स्टूडेंट को बताती हूं जो कि याद रखने वाली चीज है। एक कॉन्सेप्ट है बेटा इक्वालिटी बिफोर लॉ का, एक कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि अगर ये कानून है तो कानून सबके ऊपर बराबरी से लागू किया जाएगा, वो पुअर हो, रिच हो, डिजीज हो उसको कुछ, ओल्ड हो, सिक हो, लॉ सबके ऊपर बराबरी से लागू होगा। उसी के साथ ही साथ बेटा चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, तो किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके ऊपर कानून बराबरी से लागू किया जाएगा। लेकिन बेटा ये बात हमने आपको बताई अभी इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आर्टिकल 14 का कहने का मतलब ये है कि हम लॉ को अकॉर्डिंग टू द पीपल हम उसको लागू कर सकते हैं। जैसे कि अगर गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों के ऊपर वो लॉ हम लागू नहीं करेंगे जो हम अमीरों पे लागू कर रहे हैं। टैक्स ब्रैकेट, क्या इन लोगों पे बीपीएल वालों के ऊपर क्या टैक्स लगता है? उनकी इनकम इतनी है कि वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आएंगे, तो उनके लिए हम अलग कानून बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। उसी तरीके से हम SC/ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भाई इनके ऊपर लॉ बराबरी से लागू नहीं हो रहा है, इनके लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? ये किया जा सकता है अपलिफ्ट करने के लिए, यहीं से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है। तो इतना ही बस आपको समझना है, इसके ऊपर आप जाओगे तो आपके लिए लेवल अप हो जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वही चीज इस केस में कही गई कि अगर आप मान के चलो क्लासिफाई कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हम गरीबों के लिए अलग कानून बनाएंगे, अमीरों के लिए अलग कानून बनाएंगे, या हम वो बच्चे जो पढ़ाई कर चुके हैं, 12th पास है, उनके लिए अलग कानून बनाएंगे, वो बच्चे जो 16-17 साल की उम्र के हैं लेकिन अभी भी क्लास 6 में पढ़े हैं, उनके लिए हम अलग कानून बनाएंगे। तो इस केस में कहा गया कि ये चीज आप रीजनेबली करना, कानून जो बनाओगे ना उसके अंदर समझ में आए कि आप क्यों कर रहे हो। आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी मत करिएगा कि उसमें भी आप करप्शन करने लगो। तो ये चीज है अनवर अली सरकार के केस में। आगे आइए। उसके बाद बेटा आपको याद होगा आर्टिकल 18 की बात हम लोगों ने करी थी। आर्टिकल 18 में क्या होता है? आर्टिकल 18 में टाइटल्स का प्रोहिबिशन दिया गया है कि टाइटल्स को नहीं दिया जाएगा। टाइटल्स कैसे? महाराजा धीराजा, चौधरी, अकबर दी ग्रेट, ये सभी टाइटल्स प्रोहिबिटेड होंगे। कहाँ पे? आर्टिकल 18 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के अंदर ये सभी टाइटल्स जो है बेटा ये प्रोहिबिटेड होंगे। ठीक है, अब भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, क्या ये भी प्रोहिबिटेड होंगे? तो केस आया था बालाजी राघवन का 1995 में। इसमें कहा गया कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये टाइटल्स जो है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये माने नहीं जाएंगे
और आर टाइटल्स यानी कि इनको दिया जा सकता है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1, इनको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, दीज आर एक्सक्लूडेड, ये दिए जा सकते हैं। चैलेंज यही किया गया था, क्या ये वॉयलेटिव है? दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कहा ये एक्सक्लूडेड है, इनको हम दे सकते हैं, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। उसके बाद बेटा रिजर्वेशन से रिलेटेड सबसे पहला केस जो आया था, केस का नाम तो आप मत याद रखना, जुडिशरी के लिए ये इंपॉर्टेंट नाम है बट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द फर्स्ट केस which spoke about reservation policies was the Champakam Dorairajans case. इसमें हुआ क्या बेटा, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मद्रास में कास्ट और रिलीजन पे रिजर्वेशन हुआ और इसको चैलेंज किया गया। जब मामला कोर्ट में गया, मद्रास कोर्ट में, तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि हम रिजर्वेशंस दे सकते हैं। उस टाइम पे बेटा रिजर्वेशंस नहीं आए थे, जो आज को रिजर्वेशंस थे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट नहीं हुए थे तब तक की। तो इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 46 डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, उसको हम यूज करेंगे, रिजर्वेशन हम देंगे, सिंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुड नॉट गो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। बेटा यहाँ पे इसको चैलेंज किया गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिजर्वेशन आपने बहुत गलत किया है, आपने बहुत गलत रिजर्वेशन किया है। जो आप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बेटा इन्होंने 80% आई थिंक रिजर्वेशन करा था, 60, 65, 70% रिजर्वेशन किया था, मना किया। हालांकि बाद में तो अमेंडमेंट इंसर्ट कर दिया जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का रिजर्वेशन अब आ चुका है। सो रिजर्वेशन से रिलेटेड पहला केस यही था। उसके बाद आइए इंदिरा साहनी का केस। ये कहा गया है कि भारत में अगर रिजर्वेशन हो रहा है, इंडिया में अगर रिजर्वेशन हो रहा है तो उसको 50% एक्सीड नहीं करने दिया जाए, उसको 50% एक्सीड ना करने दिया जाए। 50% तक की रिजर्वेशन अलाउड है। SC, ST, OBC, EWS सभी जो रिजर्वेशंस हैं उनको 50% कैटेगरी में रखिए और 50% आप जनरल कैटेगरी के लिए फ्री रखिएगा। ये इंदिरा साहनी के केस में कहा गया। उसके बाद बेटा एजुकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा इसको समझ के चलिएगा। मैं केस का नाम मत याद रखिएगा बेटा। देखिए इस केस में कहा गया कि एजुकेशन हर लेवल पे होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल पे, और स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके ऊपर कि एजुकेशन प्रोवाइड करे हर लेवल पे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार सीट फिल करती है और एक अमाउंट फिक्स करती है कि इसके लिए 1000 रुपये हम लेंगे, इट इज़ द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये इंश्योर करें कि सभी अदर इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए हैं सरकारी परमिशन पे, उन्होंने ऑब्टेन किया हो रिकॉग्निशन सरकार से कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन चार्ज कर रहा है ना कि हम इस सीट के लिए इतना पैसा ले रहे हैं, तो ये सरकारी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और उसका भी 10 रुपये अगर सरकार ले रही है तो वो कॉलेज जितने भी बने हैं वो भी 10 ही रुपये चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा चार्ज ना करें। कर सकता है सरकार, ये चीज़ कर सकती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइड करना इज़ नॉट ईजी, सरकार के फंक्शनिंग के लिए भी कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको अलाउ किया गया। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद एजुकेशन से अगेन रिलेटेड एक और केस था बेटा। इसमें जो पहले कही गई बात को फिर से रिकंसिडर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो राइट टू एजुकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों को 14 साल तक की दे सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि हम उसको क्लास 12 तक की, उसके बाद भी हम एडमिशन प्रोवाइड करें, नहीं, वो नहीं दिया जा सकता है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की राइट है अंडर आर्टिकल 19 कि वो ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कंप्लीट ऑटोनॉमी रख सकते हैं, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, क्या सिलेबस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सब कर सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, ताकि एजुकेशन भी फ्लरिश करे। इसीलिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग माना जाता है। मेडिकल और एजुकेशन इंडिया का बहुत स्ट्रांग है। हाउएवर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि भाई ऐसा ना हो कि आप एकदम बेहोश कर दें जो एडमिशन लेने आए, इतनी फीस बता दे करोड़ों रुपए में, ये सब आप नहीं कर सकते बेटा। लेकिन डोनेशंस बहुत चलते हैं स्कूल्स में, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ थी, कहा पैसा तो हम लेंगे ही, फीस तो हम चार्ज करेंगे,
बेटा जुडिशियल रिव्यू का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आर्टिकल 13 में दिया गया है। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है, जहां पे जुडिशरी जो है बेटा रिव्यू करती है लॉज पार्लियामेंट के जो द्वारा बनाए गए हैं। तो एल चंद्र कुमार का केस था बेटा, जिसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ट्रिब्यूनल्स जो स्थापित करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उससे भी रिलेटेड ये केस था, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग कई बार बात करते हैं बेटा सुसाइड कमिट करने की, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू डाई की। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 के अंदर क्या राइट टू डाई इंक्लूडेड है? तो बेटा लैंडमार्क जजमेंट है ये पी रथिनाम का, पी रथिनाम का केस है। और इसके अंदर अटेम्प्ट टू सुसाइड को भी यहाँ पे इसके बारे में भी बात हुई थी 309 के बारे में। तो कहा कि सेक्शन 309 क्रूअल और इरैशनल प्रोविजन है, और इसके कारणवश किसी भी पर्सन को पनिश आप कर सकते हो डबली, जिसने ऑलरेडी एगनी सफर करी हुई है और अब अगेन उसको आप जेल में डालोगे कि उसने सुसाइड कमिट करने जा रहा था। अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल है ना बेटा। कॉन्सिक्वेंटली इस केस में ये कहा गया कि ये सेक्शन जो है ये सेक्शन आर्टिकल 21 की वॉयलेटिव है और असंवैधानिक है। हालांकि यहाँ पे इस चीज़ को फेवर नहीं किया गया कि इसको हटा दिया जाए, बट राइट टू डाई, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूडेड नहीं है, आज भी वो पनिशेबल है। ठीक है, चलिए ज्ञान कौर के केस में अगेन राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज इनहेरेंटली इनकंसिस्टेंट विद राइट टू डाई as is death with life. In furtherance, right to life, which includes right to live with human dignity, would mean the existence of such a right up to the natural end of life. It may further include death with dignity, but such existence should not be confused with unnatural extinction. तो यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया गया कि भाई राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं होगा ज्ञान कौर के केस में। तो पी रथिनाम, ज्ञान कौर, ये सब एक ही एरिया में ड्वेल करने वाले केस थे। ठीक है, तो आप कई बार सुनते होंगे कि एक केस को दूसरे केस से ओवर रूल कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस को ओवर रूल कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैंड जो पिछले जजेस ने रखा था उसको टोटली निगेट कर देता है। उसको पूरा चेक करा जाता है कि पहले के जजेस ने क्या कहा, फिर उसके बाद चेक करके फिर सुप्रीम कोर्ट करंट सोसाइटी के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ बेटा। अब यूथेनेशिया के बारे में आई एम वेरी श्योर आप सभी ने सुना होगा। यूथेनेशिया क्या होता है? यूथेनेशिया दो तरीके का होता है। यूथेनेशिया दो तरीके का होता है, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया वो होता है जहाँ पे कोई बहुत गंदा डिजीज होता है, जब किसी को, जब बहुत एक्सट्रीम, मैं कहना चाहूँगी टू बी प्रिसाइज, तो जब कोई एक्सट्रीम डिजीज होता है और जो लाइफ सपोर्ट होता है यानी कि दवा, मेडिकल सपोर्ट, वो जब उस बंदे से ले लिया जाता है उस बंदे की परमिशन के अकॉर्डिंग ही, जब आप छीन लेते हो उससे, तो उसको कहा जाता है पैसिव यूथेनेशिया। और एक्टिव यूथेनेशिया वो होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ इंजेक्शंस या मेडिकल चीज़ें दी जाती है ताकि उसकी डेथ जल्दी कॉज हो जाए। ठीक है, सो यूथेनेशिया अरुणा शॉनबॉग के केस में पहली बार सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस इशू करी पैसिव यूथेनेशिया को इंडिया में लीगलाइज करने के लिए, और कहा कि ट्रीटमेंट को विड्रॉ करना, न्यूट्रिशन को विड्रॉ करना, ये पेरेंट्स ले सकते हैं, पेशेंट भी ले सकता है, स्पाउस ले सकता है, क्लोज रिलेटिव ले सकते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड ले सकता है। अरुणा शॉनबॉग के केस में इस चीज़ को कह दिया गया। उसके बाद बेटा एक केस आता है कॉमन कॉज का। कॉमन कॉज 2018 का केस था। इसमें कहा गया द राइट टू डाई विथ डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। पैसिव यूथेनेशिया परमिसिबल होगा, एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया में परमिसिबल नहीं होगा। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये है कि एक्टिव यूथेनेशिया में कुछ दिया जाता है पेशेंट की लाइफ को एंड करने के लिए, और पैसिव यूथेनेशिया में कुछ नहीं किया जाता है कि पेशेंट की लाइफ को बचाया जाए, कोई एफर्ट ही नहीं किया जाता है। ठीक है, और कोर्ट ने लिविंग विल के बेटा कॉन्सेप्ट को, लिविंग विल के कॉन्सेप्ट को भी इसमें कॉमन कॉज के केस में बताया। बिल्कुल भी बच्चों घबराना नहीं कि मैम ने इतने सारे केसेस बता दिए, हमें सारे केसेस को लर्न करना है। नहीं बेटा, केसेस को लर्न करने की कोशिश मत करना, बट आई एम वेरी श्योर अब आपको याद रहेगा कि पैसिव यूथेनेशिया क्या है, आपको याद रहेगा
कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, आपको याद रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सो यही हमारा एजेंडा है। केस लॉ और ज्यादा मजबूत कर देते हैं आपको। यू कैन रेफर टू देम बट डू नॉट ट्राई टू लर्न देम। अब लिविंग विल क्या होती है? लिविंग विल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है बेटा, जो एक पर्सन को अलाउ करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं एडवांस में कि हमें क्या मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं या अगर हमें ज़िंदगी नहीं कंटिन्यू करनी तो वो लिविंग विल अपनी दे सकता है। इट इंक्लूड्स ऑथराइजिंग देयर फैमिलीज टू स्विच ऑफ द लाइफ सपोर्ट। ये किया जा सकता है, ठीक है। लिविंग विल इसी को कहते हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है सेक्शन 115 के अंदर डीक्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को, यानी कि जो क्रिमिनलाइज्ड है सुसाइड 309 के अंदर, वो इस एक्ट के 115 में डीक्रिमिनलाइज्ड है, ठीक है, यानी कि एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस के बारे में मैं तुम्हें तुम लोग को तो आई एम वेरी श्योर याद नहीं होगा। इंदिरा गांधी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया कि इन्होंने करप्शन से ये गद्दी हासिल करी है। सो इफ द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर वाज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी कोर्ट, तो इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने एक आर्टिकल इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 329A। आर्टिकल 329A के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर पीएम का या स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज किया जाता है, कि लोग कहते हैं कि इनका इलेक्शन करप्शन के थ्रू हुआ है, तो उसको किसी भी कोर्ट में चेक नहीं किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। आर्टिकल 329A डाल के ये मना ही कर दिया, जुडिशरी को एकदम अपाहिज कर दिया कि यू कैन नॉट चेक द इलेक्शन इफ इट इज बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ भी कह सकते हो आप, तो उसको आप उसको चेक ही नहीं कर सकती है जुडिशरी। तो आर्टिकल 329A ऐड करा। तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में ये पॉइंट उठाया गया कि इन्होंने जो ये आर्टिकल डाला है आर्टिकल 329A 39 अमेंडमेंट से, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी का जो पावर है ना चेक करने का, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। हेंस अगर वो ऐसा कर रही हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। अब आगे आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जानते हो हमारी कंट्री में बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूरी, दादा का पैसा लिया हुआ था तो पोता काम कर रहा है आज तक, की जिसको कोई दिहाड़ी नहीं मिलती, घर पे रहने को कह दिया जाता है कि तुम रहो और काम करो। ये सब बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर सिस्टम, कम पैसे में काम करना हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। इसी से रिलेटेड केस आया बेटा, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे अगर कोई भी बंदा लेबर या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तनख्वाह के लिए, रेम्यूनरेशन के लिए, और अगर वो मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया बेटा, और अगर वो मिनिमम वेजेस से कम है, द लेबर और सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम क्लियरली फॉल्स विद इन द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द वर्ड फोर्स्ड लेबर अंडर आर्टिकल 23। और फोर्स्ड लेबर बेटा पनिशेबल है। अगर किसी से आप उसकी मर्जी के बिना काम कराएं, कम पैसे में काम कराएं, उसकी स्वेच्छा, उसकी खुशी के बिना काम कराएं, ठीक है, पनिशेबल है। आगे आ जाइए, केस है बेटा रेवरेंड स्टैनिलॉस का 1977। इस केस के अंदर रिलीजन से रिलेटेड बात उठी और कहा गया द राइट टू प्रोपगेट, यानी कि स्प्रेड करना, जब रिलीजन आप बता रहे हो लोगों में, डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट। इसके अंदर कन्वर्जन का राइट नहीं है आपके पास। कब? कन्वर्जन का राइट हर किसी के पास है कि आप प्रोपगेट करिए, अपने रिलीजन की अच्छी चीजें बताइए और लोग अगर उसमें कन्वर्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो फ्रॉड के थ्रू, डिसीट के थ्रू, एल्यूरमेंट के थ्रू, लालच देके, तो ये गलत होगा। मध्य प्रदेश में कुछ लॉज बनाए गए थे जिसमें मना किया गया कि आप फ्रॉडुलेंटली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसी को इस केस में चैलेंज किया गया था कि ये लॉज क्यों बनाए गए, ये तो हमारी आर्टिकल 25 के वॉलेटिव हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू कन्वर्ट तो है आपके पास, बट राइट टू
फ्रॉडलेंटली कन्वर्ट नहीं है, मना कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगेन इलेक्शंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास क्या क्या जमीन जायदाद है, ये सभी लोगों का जानने का अधिकार है। केस आपके सामने बेटा, इस केस में कहा। और इस पे एक रीसेंट अपडेट भी है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जहाँ पे लिखा है रीसेंट अपडेट उसको आप रेफर कर लीजिएगा मेरे ही क्लास में। इसमें बेटा रीसेंट अपडेट ये है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका मोबाइल फोन, चेन, गोल्ड, इन सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको जानने का अधिकार नहीं है। कैंडिडेट अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्रिमिनल बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। बट अगर आप ये कहो कि कैंडिडेट को अपने मूवेबल प्रॉपर्टी, आईफोन है, कौन सा फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। इलेक्शंस के अंदर रिलीजन का क्या रोल होता है और क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इलेक्शंस में रिलीजन का क्या रोल होता है। तो केस था अभिराम सिंह का, जिसमें सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को चैलेंज किया गया और इसके अंदर ये बात रखी गई कि 123 के अंदर प्रोहिबिट किया गया है किसी भी कैंडिडेट को, उसके एजेंट को या किसी भी पर्सन को जो भी कॉन्टेस्ट किया जा रहा है इस कैंडिडेट के द्वारा, उसका एजेंट हो, कि आप वोट का खरीद फरोख्त नहीं करोगे या आप वोटर्स को डिस्करेज नहीं करोगे कि भाई इनको वोट मत देना, ये इस धर्म के हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, बाय डिक्लेयरिंग सच कंडक्ट एज करप्ट प्रैक्टिसेस। 123 के अंदर क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा अपनी स्पीच में, कोई भी जो खड़ा हो रहा है इलेक्शंस में कैंडिडेट, अपनी स्पीच में या पोस्टर्स के थ्रू या पैम्पलेट के थ्रू किसी भी पॉइंट पे अगर वो वोटर्स को बलगला रहा है कि आप इनको वोट मत दीजिए या आप हमें वोट दीजिए, क्यों? क्योंकि हम इस रिलीजन के हैं, हम इस रेस के हैं, हम इस जाति को के हैं, हम इस कम्युनिटी के हैं, ये सख्ती से मना किया गया 2017 में बेटा। ठीक है, द कोर्ट हैज रेड दिस प्रोविजन टू डिसअलाउ एनी रेफरेंस टू द रिलीजन। धार्मिक आप रेफरेंस नहीं देंगे, रेशियल रेफरेंसेस नहीं देंगे, कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस नहीं देंगे, कम्युनिटी लैंग्वेज बेस्ड रेफरेंस नहीं देंगे कैंडिडेट को या उनके राइवल्स को, और ऑफ द वोटर्स टू सिक्योर वोट्स और प्रेजुडिस टू इलेक्टोरेट अगेंस्ट अ राइवल इन इलेक्शन। इनको वोट मत दीजिए, हमें वोट दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि हम आपके धर्म के लिए अच्छा काम करेंगे, हम आपकी कास्ट के लिए अच्छा काम करेंगे। ओवरऑल आप क्या करेंगे इसके ऊपर आप वोट दीजिए, ना कि धार्मिक पर्पस पे, ना कि रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी के पर्पस पे। सो दिस वाज द अभिराम सिंह केस एंड इन दिस केस रिमेंबर इलेक्शन से रिलेटेड है, तो ये नहीं किया जा सकता। इसी पॉइंट पे हमने आज के सेशन को एंड कर दिया है। आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट केसेस आपके क्लैट एग्जामिनेशन, एलेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं पे भी टकरा सकते हैं, तो बी अवेयर एंड मेक श्योर दैट यू रीड द केसेस। जस्ट स्टे काम एंड रीड। जो भी नोट्स मैं तुम्हें दूंगी उसको रीड करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप ऑटोमेटिकली उसको लिंक कर लोगे, बट अगर आप प्रॉपरली उसको रिवाइज नहीं करोगे, इन केसेस को अगर आप रिवाइज नहीं करोगे कि क्या कहा गया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में पहले क्वेश्चन ये था, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो? केशवानंद भारती केस आते आते ये कह दिया, हाँ फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, बट उसको अपग्रेड करना, उसको डिग्रेड मत करना। डिग्रेड करना मना कर दिया गया। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम में आपको एनजेएसी वर्सेस कोलिजियम के लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाए हैं, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बच्चा लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बना भी दूंगी। तो ये हमेशा से बेटा चर्चा का विषय रहा है। आपको हजारों आर्टिकल्स मिलेंगे आए दिन लॉ मिनिस्टर कोलिजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी के ग्राउंड पे
यूनिफॉर्मिटी के ग्राउंड पे, है ना, चैलेंज करते हैं, हर कोई अपनी बात रखता है, पीओवी रखता है, तो आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। उससे क्या होगा, आपको करंट एस्पेक्ट में नॉलेज बढ़ेगी। आप रीडिंग करो, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप फ्रीली मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। केसेस के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि अरे इसके अंदर और क्या था, उस जज ने क्या कहा, इस पैरा में क्या बात थी। जब प्रैक्टिस करना तब इसके ऊपर जाना, जब जजमेंट पास करना, जुडिशरी में जाना, तब इसके बारे में बात करना। अभी जान लिया कोलिजियम सिस्टम क्या है, इतना बहुत है। वॉट यू आर गेनिंग, यू हैव टू फोकस ऑन दैट रादर देन वॉट यू आर लूजिंग, है ना। आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि आपका दोस्त क्या पढ़ रहा है। आप जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड ऑन दिस नोट आई वुड बी एंडिंग टुडे सेशन। एंड हमारा लास्ट लेक्चर बच रहा है नेक्सस 3.0 के अंदर, जहां पे हम लोग कुछ और लैंडमार्क केसेस जिसमें रिसेंट भी हो सकते हैं कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।